हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 26 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 नवंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज है संविधान दिवस। संविधान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल का रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी थी 1 मिनट में रिवाइज करेंगे। तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया गया। WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है अभी इंडोनेशिया को। भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। शपथ ग्रहण हो चुकी है। भारत ने इजरायल के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए प्रोसेस शुरू किया है, बातचीत शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी जोहान्सबर्ग में G20 सम्मेलन में 6 ग्लोबल पहलों का अनावरण किए हैं। और माइनिंग कॉरपोरेशन उड़ीसा की जो है, उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको 16वां राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में कलिंग पुरस्कार दिया गया है। पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया है। और भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी ITPO का अध्यक्ष जावेद अशरफ को बनाया गया है। छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है, इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिसे आपने कल डिटेल में पढ़ा था, आज आपने रिवीजन किया है। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन इसकी PDF और क्विज आपको MZT ऐप पर मिल जाएगी और PDF आपको टेलीग्राम पर भी भेज दी जाएगी, वहां से भी आप ले सकते हो। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आज यानी 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। 15 अनुच्छेद लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को, और टोटल सभी के सभी 395 अनुच्छेद लागू हुए कब? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू हुआ, देश गणतंत्र घोषित किया गया। लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो चुका था। तो इस दिन इसे अंगीकृत, आत्मार्पित और वो किया गया है, अधिनियमित किया गया। ठीक वैसे ही आप समझो कि जब राम मंदिर बन रहा था तो उसका जो फर्स्ट फ्लोर था वो कंप्लीट हो गया था, तो उसका उद्घाटन 24 में ही हो गया था। जनता दर्शन के लिए शुरू हो गई थी, मतलब दर्शन वगैरह सब शुरू हो गया था राम मंदिर का, लेकिन ऊपर का फ्लोर बनना था। और वो सब कंप्लीट होकर के आज ध्वजारोहण हुआ है, मतलब कल हुआ 25 नवंबर को। तो फाइनल ऐसे ही ये भी था कि पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया था, लेकिन अभी कुछ चीज़ें और सुधार बाकी थी, तो वो सब होने में 26 जनवरी 1950 को जाकर पूरा लागू कर दिया गया। ठीक है ना? लेकिन 1949 तक लगभग सब कुछ बन गया था। तो इस बार ये कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो 76वीं वर्षगांठ है, ठीक है ना, संविधान दिवस की। और शुरुआत इसकी 2015 से की गई थी। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये बात याद रखना। 22 भाग हैं। 22 भाग तभी भी थे, अभी भी हैं। हाँ, अगर पूछा जाएगा कुल भाग कितने हैं तब आप 25 बताना, क्योंकि कुछ कुछ में क ख करके है। जैसे 51 का अनुच्छेद आप पढ़ते हो जो भाग 4 के का में है ना, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को दिया गया है। ऐसे ऐसे तो यानी सब पार्ट को भी लेकर के टोटल 25 है। वैसे 22 भाग ही हैं। 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 थी, अब 12 हो गई हैं अनुसूचियां। 395 अनुच्छेद अभी भी हैं, पहले भी थे। हाँ, अगर सब आर्टिकल्स को जोड़ा जाए तो ये 470 से ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है ना, सब आर्टिकल्स को लेकर। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जून को 1975 में इमरजेंसी की घोषणा की गई थी, तो उसकी याद में ये मनाया जाना शुरू हुआ अभी पिछली साल से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रिवीजन मैंने कल कराया था आपको, तो आपको याद ही होगा, रिवाइज कर लेना आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत कौन सेवें स्थान पर है? तो विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत आ गया है 36वें स्थान पर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोटल 38 देशों की ये रैंकिंग जारी की गई है, उनमें से लास्ट थर्ड पर है भारत, यानी कि 36वें स्थान पर है, पीछे से तीसरे स्थान पर। तो ये CDI इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें टॉप पर स्वीडन है, सेकंड पर जर्मनी और थर्ड पर है नॉर्वे। भारत ये कुल 38 देशों में 36वें स्थान पर है, ठीक है ना। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे जो वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर नहीं मिल पाता वो यहाँ पर भेजा जाता है, और वन लाइनर भी डेली का डेली भेजा जाता है। हाल ही में किसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा का एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष नियुक्त किया गया? नालसा के अध्यक्ष, तो देखो नालसा के अध्यक्ष अभी तक थे जस्टिस सूर्यकांत जी। जस्टिस सूर्यकांत अब बन गए हैं भारत के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए तो ये पद खाली हो गया। तो अब इस पद पर नियुक्ति की गई है जस्टिस विक्रम नाथ को।
जस्टिस विक्रमनाथ, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, नालसा के भी अध्यक्ष की। ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है और जस्टिस अब विक्रमनाथ होंगे इसके अध्यक्ष। अच्छा, अब ये हो सकता है आने वाले दिन में आपको, आने वाले सालों में, मतलब सूर्यकांत जी के कार्यकाल खत्म होने के बाद ये हो सकता है सीजीआई के रूप में देखें, या हो सकता है कि बीबी नागरत्ना को बनाया जाए। मतलब 10 फरवरी 2027 तक तो पद खाली नहीं है सीजीआई का, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत रहेंगे। उसके बाद हो सकता है इन्हें, या फिर हो सकता है बीबी नागरत्ना, इन दोनों में से कोई को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। अगर जस्टिस बीबी नागरत्ना नियुक्त होती हैं तो वो बनेंगी देश के इतिहास की पहली भारतीय महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये बात याद रखना। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा की स्थापना 1995 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, 19वें सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखो, सूर्य किरण कहाँ होता है? भारत और नेपाल के बीच में होता है, भारत और नेपाल के बीच होता है। और ये अभी हुआ कहाँ, ये पूछा गया है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। तो सूर्य किरण देखो, आप जब बचपन में बनाते थे ना, ऐसे जब कहा जाता था सबसे शुरुआत में कि कोई तस्वीर बनाओ, तो कौन सा बनाते थे? 2 पहाड़ बनाते थे, बीच में ऐसे सूर्य निकल रहा होता था, ऐसे, है ना, ऐसे निकल रहा होता ना। तो पहाड़ कहाँ पर है? नेपाल में है, हिमालय से ही ऐसे सूर्य निकलता हुआ दिखता है ना, तो नेपाल में है। तो आप यहाँ से नेपाल लिंक कर सकते हो कि भारत से बैठ करके आप नेपाल में देख रहे हो कि सूर्य निकल रहा है, सूर्य की किरणें निकल रही हैं। ठीक है, तो भारत नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज होता है, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। खैर, इस बार का ये 19वां संस्करण है और ये भारतीय सेना और नेपाल की सेना के बीच होता है। 25 नवंबर से शुरू होकर 8 दिसंबर तक चलेगा और ये एक बटालियन स्तर का अभ्यास होता है। ओके, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। अगला, सरकार संविधान का 131वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को अनुच्छेद 240 के दायरे में शामिल कर रही है? तो देखो, केंद्र सरकार ने प्लान तो बनाया था कि 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाएंगे और उसके तहत अनुच्छेद 240 के दायरे में चंडीगढ़ को लाएंगे। लेकिन चंडीगढ़ जो है ना, इसमें इससे पहले विरोध शुरू हो गया और पंजाब की तरफ से और जो विपक्षी पार्टी है वो सब मिल करके भयंकर धमकी देने लगी कि अगर ऐसा करे तो देश भर में प्रोटेस्ट चलेगा और फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो सरकार ने कहा कि नहीं, अभी बवाल नहीं कर सकते हैं, अभी प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान पर अटैक करने का। तो ऐसे में प्रोटेस्ट वगैरह अगर शुरू हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए सरकार ने फिलहाल के लिए फैसला वापस ले लिया है। लेकिन आर्टिकल 240 के तहत अगर दायरे में आ जाता है चंडीगढ़, तो मतलब सुगबुगाहट तो छोड़ दी गई है कि ये लाने के प्लान में है। अगर ये आ जाता है तो क्या हो जाएगा, नहीं आया है तो क्या हो रहा है, तो इसको आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 240 के तहत दायरे में लाया जाता है केंद्र शासित प्रदेशों को। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जब उन पर पूरा कंट्रोल आ जाता है केंद्र का। कैसे कंट्रोल आता है? क्योंकि केंद्र सरकार वहाँ पर फिर अपने हिसाब से राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासक नियुक्त करती है। आप जो भी केंद्र शासित प्रदेश सुनते होंगे, वहाँ पर जो उपराज्यपाल होते हैं वहाँ पर केंद्र सरकार के होते हैं। लेकिन चंडीगढ़ एक्सेप्शन था। चंडीगढ़ एक्सेप्शन इसलिए था क्योंकि चंडीगढ़ में उपराज्यपाल का पद उसी को दे दिया जाता था जो पंजाब का होता था। तो ऐसे में जब चंडीगढ़ को इसके दायरे में ला दिया जाएगा तो फिर स्वतंत्र प्रशासक की नियुक्ति हो पाएगी केंद्र द्वारा, और केंद्र उन पर कानून बनाने के लिए और ज़्यादा उसको आसानी होगी। या इतना आप मोटा समझो कि राज्य सरकार से कुछ पावर खींच करके वो केंद्र सरकार के अंदर बढ़ा दी जाएगी। तो इससे चंडीगढ़ को कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगा, और यही नहीं चाहती पंजाब की गवर्नमेंट। तो इसलिए पंजाब की गवर्नमेंट ने धमकियां दी, और गवर्नमेंट की इसके अलावा जो उसकी वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां वो सब ने धमकियां दी कि इस पर बड़ा प्रोटेस्ट होगा। तो केंद्र सरकार ने कहा कि चलो इस बार जो शीतकालीन सत्र चल रहा है इसमें हम इसको नहीं लाएंगे। तो सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया है कि इस बिल को अब नहीं लाएंगे। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा संसद का। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि संसद के 3 सत्र बैठते हैं। एक होता है बजट सत्र, फिर दूसरा मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। तो अब शीतकालीन सत्र बैठना है, 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। इसमें बहुत सारे बिल लाए जाएंगे, उन पर चर्चा होगी। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। वैसे अपडेट आप हमारी ई बुक से भी प्राप्त कर सकते हो। ई बुक आपको मंथली, 3 मंथ की, 6 मंथ की, ये सब मिलती है। वार्षिक भी मिलती है। इसके अलावा स्टैटिक जी के, मूल विधि, संविधान, सामान्य विज्ञान, ये सब आपको ई बुक मिल जाएगी MJT ऐप पर।
बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। एक बार आप लेकर के देखोगे ना, दिल खुश हो जाएगा। अगली ई बुक लेने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही जा करके इसको परचेज करोगे। चलिए अगला, हाल ही में किसको लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 ये दिया गया है बेलामाला सिमन्ना को। बेलामाला सिमन्ना ये सिलेक्टेड फॉर एलएनएफ लिटरेरी अवार्ड 2025। आप देख सकते हो 100 से ज़्यादा प्रकाशित कृतियों के प्रसिद्ध तेलुगु लेखक हैं और वेलामाला सिमन्ना, इनको लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। 2 लाख की इनको प्राइज़ मनी मिलेगी, कैश प्राइज़, और 18 जनवरी को उनको दिया जाएगा विशाखापत्तनम में एक समारोह आयोजित करके। ये आंध्रा विश्वविद्यालय के तेलुगु विभाग में पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, ठीक है ना। तो हरिवंश राय बच्चन और एन.टी. रामाराव के सम्मान में ये प्रतिवर्ष दिया जाता है 18 जनवरी को। अगला, लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप किसने जीता? तो भारतीय महिला टीमों ने एक बार इतिहास रच दिया है। एक बार फिर से क्या मतलब कि इतिहास ही रचती जा रही है, क्योंकि पहला वाला भी भारत ही जीता था। महिला कबड्डी विश्व कप जब पहला वाला हुआ था उसको भी भारत ने जीता, अब दूसरा संस्करण था, दूसरा भी भारत ने ही जीत लिया है और लगातार दोनों बार जीत लिया है। तो यानी 2 ही वर्ल्ड कप हुए हैं अभी तक कबड्डी के महिला विश्व कप का, और दोनों ही भारत ने जीता है। पिछली बार वाला 2012 में हुआ था पटना में, तब से आज तक नहीं हुआ था, और अब जाकर के हुआ तो भारत ने फिर जीत लिया। इस बार चीनी ताइपे को हराया है। ढाका में इस बार आयोजित हुआ था बांग्लादेश में, ठीक है ना, सेकेंड संस्करण था। तो भारतीय महिला टीम को बधाई। हाल ही में भारत और किस देश के द्वारा ACTI प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी की शुरुआत हुई है? तो ACTI प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी, इसकी शुरुआत अभी हुई है। ये ऑस्ट्रेलिया, भारत और कनाडा के बीच में हुआ। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, 3 देश मिल करके। अब 3 देश को ऐसे आप लिख सकते हो, CIA लिख सकते हो ना, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो CIA के बीच में एक नया गठजोड़ देखने को आ रहा है। ये CIA मिलकर के ACTI प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी की शुरुआत कर रहे हैं। कहाँ पर किए? G20 समिट जो अभी था ना, G20 समारोह हुआ था जोहानिसबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में, तो यहीं पर G20 समारोह में ही ये फैसला लिया गया। इन तीनों के बीच में भी अलग से ट्राइलेटरल टॉक हुई, ठीक है ना, त्रिपक्षीय समझौता हुआ, और ये कहा गया कि ये लोग टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को, इन सबको एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, इनको लेकर एक नई साझेदारी बनाएंगे, और ग्रीन एनर्जी इनोवेशन, और इसके अलावा सप्लाई जो श्रृंखलाएं हैं, सीरीज हैं, इसमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में लचीलेपन लाने की भी बातचीत चलेगी। आप देख रहे हो कि कनाडा से एक टाइम पर जो रिलेशन बहुत ख़राब हो गया था जस्टिन ट्रूडो की वजह से, वो मार्क कार्नी के आने के बाद धीरे धीरे रिश्ते सुधर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो पूर्व प्रधानमंत्री थे, मार्क कार्नी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। चलिए अगला, 113वें डेविस कप का खिताब स्पेन को हराकर किसने जीता? तो 113वां डेविस कप इसको जीत लिया है इटली की टीम ने। इटली ने ये टेनिस का डेविस कप, जो टेनिस का काफ़ी पुराना कप है, टूर्नामेंट है, तो इसको जीत लिया है इटली की टीम ने। स्पेन को हराया है 2-0 से, और चौथा डेविस कप का खिताब है। इनमें से 3 तो लगातार इसने जीते हैं, और 3 लगातार जीतने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद इटली बन गया है मात्र दूसरा देश जिसने 3 लगातार डेविस कप जीते हैं। तो इस बार भी इटली ही जीत गया है। पुरुषों की टेनिस का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टीम स्पर्धा होता है, और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी ITF के द्वारा ये आयोजित कराया जाता है। क्लियर है ना। चलिए अगला, हाल ही में किसने इंदौर में आयोजित इंडियन ओपन में महिला वर्ग का खिताब जीता? इंडियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह। स्क्वैश में आप जानते हो एक ही नाम है, राजस्थान की अनाहत सिंह लगातार जीतती आई हैं, और इंदौर में ये इंडियन ओपन का अभी जो टूर्नामेंट हुआ उसमें ये विजेता रही। ये हैं अनाहत सिंह। इन्होंने जोसना चिनप्पा को हराया है, काफ़ी फेमस नाम ये भी हैं। तो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ, भारत की नंबर 1 रैंकिंग पर इसमें महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं। क्लियर। अनाहत सिंह से एक चीज़ और याद रखना, जब पिछली बार अभी पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम गई थी तो सबसे युवा खिलाड़ी यही थी जो भारत को रिप्रेजेंट करने गई थी ओलंपिक में। ओके, बहरहाल कोई मेडल तो नहीं आ पाया था, लेकिन काफ़ी अच्छा इन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन किया था। तो ये थे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला था जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय दानदाता कौन है, तो सबसे बड़ा मानवीय दानदाता है अमेरिका, फिर आता है यूरोपियन यूनियन का स्थान, और तीसरे पर आता है UAE का स्थान। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी इसकी स्थापना, 1961 से।
ठीक है ना। शांति प्रसाद जैन नाम के एक साहू ने व्यापारी ने इसकी शुरुआत की थी। ओके, ये बात याद रखना। तो आज आपको क्या बताना है, अब आज आपको बताना है कि भारत ने पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है, इसको किस देश को हराकर जीता है। पहला महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। पोलियो टीके की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने की थी। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको आई होप पता ही होगा, अगर आप कल की वीडियो देखे होगे तो डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। तो इसका आप आंसर कीजिए और जिसका सही जवाब रहेगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।